नमस्कार दोस्तों। भारत के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन है जो भारत के अंदर पूरी तरीके से सही और शुद्ध इलेक्शन करवाता है। लेकिन इस प्रकार से वर्तमान में हुए इलेक्शंस में जो घपलेबाजी हुई है और उस घपलेबाजी को लेकर के इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाई गई है और इस पर आरोप लगाए गए हैं कि इसके द्वारा मतदाताओं के डुप्लीकेट जो वोट लगा लगा करके बीजेपी को जिताया गया है। खासतौर पर ये जो आरोप हैं वो विपक्ष के द्वारा लगाए गए थे और ये विवाद अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। और यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि जिस क्षेत्र में ये जो घपलेबाजी हुई है वहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाया जाए, यानी एसआईआर करवाया जाए और उस क्षेत्र में जो भी घपलेबाजी हुई है या वोट जो डुप्लीकेट हुए हैं उन वोटों को सुधारना, ये इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा कर सकता है। और अभी हाल ही में अब इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्षेत्र में करवा सकता है ये काम जिस क्षेत्र में ये घपलेबाजी हुई है। और ये डिस्प्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है एसआईआर को लेकर के। और अभी हाल ही में जो मामला आया है वो सिटीजनशिप को लेकर के आया है, क्योंकि एसआईआर के तहत जो है जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा पूरी तरीके से नागरिक जो अधिकार है उन पर अतिक्रमण कर लिया गया है। अभी हाल ही में एक पिटीशन दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें बताया गया था कि बीएलओस जो कि खासतौर पर बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं और ये अब जा कर के जो नागरिक हैं उनसे उनकी सिटीजनशिप की जांच कर रहे हैं कि आप भारत के नागरिक हो या नहीं, इस चीज़ की जांच कर रहे हैं। और अभी हाल ही में इसको लेकर के डिबेट भी खड़ी हो चुकी है, क्योंकि किसी भी बीएलओ को और किसी भी अन्य अधिकारी को ये राइट नहीं है कि वो इस प्रकार से किसी भी नागरिक की जो नागरिकता की जांच कर सके कि वो यहाँ का नागरिक है या नहीं। यानी इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के द्वारा होम मिनिस्ट्री का जो राइट है सिटीजनशिप जांचने का उस पर भी जो है हमला किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार ये डिस्प्यूट क्या है जो अभी हाल ही में शुरू हुआ है। तो अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्कूल के जो टीचर्स हैं जिन्हें बीएलओ बना करके घर से घर भेजा जा रहा है ताकि वो सिटीजनशिप की जांच कर सकें और उससे संबंधित जो फॉर्म है डॉक्यूमेंट है उनकी जांच कर सकें। यानी इलेक्शन कमीशन जो है अब इतना ज़्यादा अतिक्रमण करने पर आ गया है कि वो अब सिटीजनशिप की जांच कर रहा है, ना कि वो इस चीज़ की जांच कर रहा है कि ये वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं। इस चीज़ की जांच करने की बजाय सिटीजनशिप की जांच करना अब डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के द्वारा मैंडेटरी कर दिया है कि आप जा करके सीधा का सीधा उसकी नागरिकता की जांच करो कि वो भारत का नागरिक है या नहीं या फिर विदेशों से आया है, और उससे संबंधित उससे जो है डॉक्यूमेंट फिलअप करवाओ। ऐसा अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा जा रहा है। और इसके खिलाफ जा करके पिटिशनर के द्वारा जो याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, पिटिशनर के द्वारा बताया गया कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और अकारण है जो ऐसा किया जा रहा है। बीएलओ के पास ये लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी की भी जो है इस प्रकार से डिटरमाइन कर सके उसकी सिटीजनशिप को जो आप पूछ सके कि आप यहाँ के नागरिक हो या उसकी सिटीजनशिप से संबंधित किसी से दस्तावेज मांग सके। अब कोर्ट के रेस्पॉन्स की बात करें तो यहाँ पर जो सुनवाई कर रही थी बेंच उसमें जस्टिस सूर्यकांत एंड इसके अलावा जस्टिस जयमाल्या बागची थे, इनके द्वारा इस केस की सुनवाई की जा रही थी। और इसमें कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आधार कार्ड जो है सिटीजनशिप के लिए कोई एक कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है, पूरी तरीके से ये प्रमाणित नहीं करता है कि भारत का नागरिक है। इस तरीके से ये सिटीजनशिप को नहीं दर्शाता है, ये सिर्फ एक एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है जिसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। एंड इसके अलावा अगर किसी का भी नाम इस तरीके से हटाया जाता है तो उसे नोटिस दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उसकी सुनवाई मैंडेटरी है कि पहले जब भी उसका नाम हटाओ किसी व्यक्ति का तो उससे पहले उसे नोटिस दे करके उसकी सुनवाई की जाए। एंड इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास एसआईआर कराने की पावर है, यानी वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा सकती है, उसके पास ये अधिकार है आरपीए के सेक्शन 21 क्लॉज 3 के अंदर। और ये लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि ये अनलिमिटेड पावर हो एसआईआर कराने की, ये एक लिमिटेड पावर है इलेक्शन कमीशन के पास। किसी भी विधानसभा क्षेत्र या पार्ट ऑफ विधानसभा क्षेत्र के अंदर यानी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो ऐसा करवा सकता है। और उसके पास इतना पावर नहीं है कि वो एनमैस की तरह अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में इस तरीके से एसआईआर करवा सके। लेकिन अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है और जो कुछ भी हो रहा है एसआईआर के अंदर वो इलेक्शन कमीशन पूरे के पूरे कंट्री में करवाया जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन की पावर की बात करें और उसकी लिमिटेशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है आर्टिकल 324 के अंदर सुपरिटेंडेंस एंड इसके अलावा डायरेक्शन एंड कंट्रोल इलेक्शंस की।
यानी वो इलेक्शंस के ऊपर कंट्रोल कर सकती है, उसे डायरेक्शन दे सकती है और पूरी तरीके से उसे मैनेज कर सकती है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत ऐसी शक्ति मिली हुई है इलेक्शन कमीशन को। एंड इसकी लिमिटेशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन यहाँ पर कानून नहीं बना सकता है। जो कानून पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा बनाए जाते हैं, इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के पास कोई भी ये शक्ति नहीं है कि वो इस प्रकार से कानून बनाए। जिस प्रकार पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज को पावर मिली हुई है कानून बनाने की अनुच्छेद 327 के तहत, उस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को कोई पावर नहीं है। और इसके अलावा आरपीए के सेक्शन 21 क्लॉज 3 के अंदर वो स्पेशल रिवीजन करवा सकता है और एक क्षेत्र के अंदर, खासतौर पर जिस क्षेत्र में ऐसा हुआ है और इसके पार्ट के अंदर करवा सकता है। वो पूरे के पूरे देश के अंदर या पूरे पूरे स्टेट के अंदर ऐसा नहीं करवा सकता है, इतनी पावर नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। एंड सिटीजनशिप वेरिफिकेशन इज डन अंडर द फॉरेनर्स लॉ। एंड इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट के अंदर करवाया जा सकता है। अगर किसी नागरिक की वेरिफिकेशन होना है उसका कि ये यहाँ का नागरिक है या नहीं, तो ऐसा फॉरेनर्स एक्ट के अंदर कराया जा सकता है, सिटीजनशिप एक्ट के अंदर कराया जा सकता है। ऐसा इलेक्शन कमीशन को कराने का राइट नहीं है कि वो इस प्रकार से किसी की भी जो है नागरिकता का वेरिफिकेशन करने बैठ जाए। और यहाँ पर जो होम मिनिस्ट्री है उसका जो राइट है उसका भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा उल्लंघन किया गया है। यानी सिटीजनशिप को डिटरमाइन करने का जो राइट है वो होम मिनिस्ट्री के पास है, वो डिटरमाइन कर सकती है, वेरिफिकेशन कर सकती है सिटीजनशिप का, उसके पास ये एकाधिकार है। और इस प्रकार से कोई भी बीएलओ या इलेक्शन कमीशन इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की जो है आइडेंटिफिकेशन या उसकी जो सिटीजनशिप है उसका वेरिफिकेशन नहीं कर सकता है। अब इसके लीगल प्रोसेस की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर संदिग्ध रहता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है फॉरेनर्स एक्ट, इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट के तहत। यहाँ पर इलेक्टोरल रोल के रिवीजन के तहत जो है इस प्रकार से किसी की भी जो सिटीजनशिप है उसकी जांच नहीं की जा सकती है, ऐसा लीगल प्रोसेस कहता है। एंड कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षुब्ध है तो इस प्रकार से डिसीजन लेने का अधिकार कोर्ट को है, ना कि बीएलओ को। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहा है या उसे कोई परेशानी है तो वो कोर्ट के उसके संबंध में कोई भी अगर राइट है और उसके संबंध में कोई डिसीजन देने का राइट है तो वो सिर्फ और सिर्फ कंपिटेंट कोर्ट को है। कंपिटेंट कोर्ट इस प्रकार का राइट जो उसके संबंध में डिसीजन दे सकता है। कोई भी बीएलओ या इलेक्शन कमीशन इस प्रकार का कोई डिसीजन नहीं दे सकता है। एंड इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के द्वारा भी इसमें काफ़ी ज़्यादा डिबेट की गई है। अब अधिवक्ताओं की डिबेट काफ़ी ज़्यादा इसमें की गई है, खासतौर पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि जो बीएलओ है उसके पास यह अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी प्रकार की किसी की जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, उसे डिटरमाइन कर सके। ये होम मिनिस्ट्री का काम है, इसे होम मिनिस्ट्री करेगी, ना कि कोई बीएलओ करेगा। और इसके अलावा आरपीए के अंडर में आकर के वोटर्स को एलिजिबिलिटी है कि वो 18 साल से अगर बड़े हैं तो वो वोट दे सकते हैं। और ऑर्डिनरी रेजिडेंट के यानी वो जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के अगर वो निवासी हैं तो वोट दे सकते हैं। और ये वोटर आधार कार्ड के थ्रू वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन सिटीजनशिप वेरीफाई नहीं किया जा सकती है। यानी अगर कोई व्यक्ति 18 साल का है और वो भारत का निवासी है तो वो वोट देने का अधिकारी है, वो वोट दे सकता है। आधार कार्ड के थ्रू ये वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन उसकी सिटीजनशिप को वेरीफाई नहीं किया जा सकता, ऐसा उनके द्वारा माना है। एंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा चेंज किया गया है पूरी तरीके से जो एंटायर जो प्रोसीड्यूरल जो फ्रेमवर्क है, जो इलेक्शन कमीशन का काम है, उस तरीके से उसे पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन के द्वारा बदल दिया है। यानी इसका जो काम है उसे छोड़ करके ये जो है किसी की सिटीजनशिप को वेरीफाई करने अब इलेक्शन कमीशन बैठ चुका है। अब ये वोटर्स के लिए बटन हो चुका है कि उन्हें अब विदेशियों की भांति जो है अपनी नागरिकता का प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई हम भारत के नागरिक हैं और हमारे पास ये प्रूफ है। उस तरीके से अब वो विदेशियों की भांति भारत में खुद भारतीयों को भी अब इस प्रकार से अपना जो है भारत की सिटीजनशिप वेरीफाई करने की अब ज़रूरत आन पड़ी है, सिटीजनशिप जो इलेक्शन कमीशन के इस प्रकार की हरकतों के कारण। और इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, इनके द्वारा भी अपनी डिबेट में कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अनुच्छेद 324 का मिसयूज कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो एक तीसरा चैम्बर बन जाए लेजिस्लेचर का, लेकिन ये पूरी तरीक़ा से असंवैधानिक है, ऐसा नहीं हो सकता है। आरपीए के सेक्शन 21 क्लॉज 3 के अंदर इसके पास राइट है कि ये एसआईआर करवा सकता है। पूरे के पूरे देश में इस प्रकार से एसआईआर करवाने का इसके पास कोई राइट नहीं है कि ये पूरे देश में एसआईआर करवा सके। एंड इसके अलावा फॉरेनर्स एक्ट, सिटीजनशिप ऑलरेडी अगर हैं तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को ऐसा इस प्रकार से वेरिफिकेशन करवाने की क्या ज़रूरत है। अगर फॉरेनर्स एक्ट के तहत, सिटीजनशिप एक्ट के तहत किसी की आइडेंटिटी, उसकी सिटीजनशिप का वेरिफिकेशन हो सकता है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन बीच में क्यों आ रहा है?
और इसके अलावा अगर किसी के पास इस प्रकार से डॉक्यूमेंट नहीं है और उनका नाम हट जा रहा है तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है उसके लिए। और यहाँ पर वोटिंग करना व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, वो भारत का नागरिक है और लंबे टाइम से वोटिंग करता हुआ चला आ रहा है, और अब आकर के उसके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है मान लो, तो उसे तो यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पर इनके द्वारा अधिवक्ताओं के द्वारा भी इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट की गई। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है वो ये निकल करके आया है कि अब इलेक्शन कमीशन भी सिटीजनशिप की जांच करने बैठ गया है होम मिनिस्ट्री की भांति। तो इस पर जो है अब याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जाना शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा, एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।